नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथी अगर चैनल पर नए आए हैं तो जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद में एक व्यक्ति अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाता है। शाम हो जाती है लेकिन वह घर नहीं लौटता है। रात हो जाती है लेकिन वह घर नहीं लौटता है। अब घर में जो पत्नी थी वो काफ़ी परेशान थी कि आखिर उसका पति कहाँ चला गया। अब इधर कई घंटे हो जाते हैं जब उसका पति घर नहीं लौटता है। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि इंदिरापुरम कॉलोनी के पास एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि काफ़ी सारा खून से लथपथ एक व्यक्ति सर पर काफ़ी गंभीर चोट के निशान गिरा हुआ है। अब पुलिस जब उसकी जांच पड़ताल करती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, तो पता चलता है कि पास का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इबादत है, इबादत खान। इबादत खान की जब तफ्तीश हो जाती है तो पुलिस अब उसके घर वालों से संपर्क करती है। घर वालों को बताती है कि उसके पति की उन्हें लाश मिली है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अब इधर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 6 मार्च की सुबह, 5 मार्च को पति गायब हुआ था और 6 मार्च की सुबह पत्नी पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पति की किसी ने हत्या कर दी है। वह यूं ही नहीं गिर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शराब के नशे में उसे चोट लगी हो। लेकिन पत्नी पहुंचने के बाद बताती है कि उसकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या की है। वो इतने बड़े शराबी नहीं थे कि वह गिर जाएं और उन्हें के सर में चोट लग जाए। अब इधर पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर उधर पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि सर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई थी और वह शराब के नशे में था। इधर पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इबादत खान काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। खुद के मकान में वो रहता था। कई सारे किराएदार भी उसके मकान में रहते थे और सबसे अच्छा उसका व्यवहार था। रोज़ाना पान खाने के लिए घर से कुछ दूरी पर वह जाया करता था। अब इधर पुलिस को कहीं से कुछ क्लू नहीं मिलता है। साथियों, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो अब पुलिस हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती है। फिर अपने मुखबिर को एक्टिव करती है। तभी मुखबिर द्वारा पता चलता है कि कहीं से 5 मार्च की रात को उसके साथ एक व्यक्ति को देखा गया था, तकरीबन 7 से 8 बजे। हो सकता है कि उसी व्यक्ति ने कत्ल किया हो और कत्ल करने वाला जो व्यक्ति उसके साथ था वो कोई और नहीं बल्कि उसी के कमरे का एक किराएदार था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उससे पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और फिर एक खौफनाक कहानी बताता है। दरअसल साथियों, गाजियाबाद से कुछ दूरी पर एक क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद जलाल की उम्र 26 साल रहती है। मोहम्मद जलाल एक लड़की से निकाह करता है। निकाह करने के बाद दरअसल उस लड़की का नाम रुखसाना रहता है। जब रुखसाना से निकाह करता है तो वह काफ़ी खुश रहता है। कई साल हो जाते हैं दोनों की शादी को, दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन इसी दौरान रुखसाना अपने पति से कहती है कि उसे शहर जाना है, शहर घूमना है। अब मोहम्मद जलाल अपनी पत्नी रुखसाना को लेकर शहर गाजियाबाद आता है और वहीं काम धाम करना शुरू कर देता है। मेहनत मजदूरी करता है और फिर अपने पत्नी को शहर भी घुमाता था। पत्नी को शहर की लत लग चुकी थी। अब जब मोहम्मद जलाल उसे घर ले जाने की बात करता तो वह घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसे वहाँ पर अच्छा लग रहा था और जो किराए के जिस कमरे में वो रहती थी वो इबादत खान का ही कमरा था। इबादत खान ने उसे अपने कमरे को किराए पर दे रखा था। इधर दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन मोहम्मद जलाल कभी कभी काम से जब बाहर जाता था तो देर रात रात तक घर आता था।
अब जो उसकी पत्नी थी रुखसाना, रुखसाना भी बेहद खूबसूरत थी। अब आए दिन जब उसका पति लेट आता था तो रुखसाना घर पर अकेले परेशान होने लगती थी। कभी फ़ोन चलाती तो कभी आसपास के किराएदारों से बात किया करती थी। इसी दौरान एक दिन रुखसाना पे उसके मकान मालिक इबादत खान की नज़र पड़ती है। जब रुखसाना पर उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है कि काफ़ी खूबसूरत है रुखसाना और उसी के समुदाय से भी है। अब इधर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करते करते रुखसाना और मकान मालिक एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। अब मोहब्बत का दौर इस कदर आगे बढ़ता है कि अब रुखसाना जब भी पति घर आने में देरी करता था तो रुखसाना अपने मकान मालिक के कमरे में चली जाया करती थी और जब कमरे में जाती थी तो वहाँ जाने के बाद अब दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। दोनों अतरंग खेल खेलते थे। अब इधर इबादत खान और रुखसाना का अतरंग खेल का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगे थे और पति से छुप छुप कर चोरी चोरी रुखसाना मकान मालिक के साथ अपने जिस्म को शेयर करने लगी थी और इधर दोनों खुश थे। मकान मालिक भी खुश था, रुखसाना भी खुश थी। लेकिन एक दिन जैसे ही पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है कि आप घर कब आओगे, तभी मोहम्मद जलाल कहता है कि मैं थोड़ी देरी से आऊँगा। पत्नी कहती है आज खाना बनाने का मूड नहीं है, तुम बाहर से ही खाना लेकर आना। अब जैसे यह बात मोहम्मद जलाल सुनता है वो सोचता है कि क्यों ना बिना देर किए ही पत्नी का मूड ठीक कर दिया जाए और आज खाना बाहर से जल्दी लेकर चला जाए। जैसे ही वो खाना लेकर जल्दी अपने कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है, अंदर कोई भी नहीं है। तभी उसे कुछ शक होता है और जब शक होता है तो सामने वाला जो कमरा था वो मकान मालिक का था। वहाँ वो अकेला ही रहता था और नीचे उसकी पत्नी रहती थी। जब ऊपर कमरे पर पर्सनल कमरे पर उसकी नज़र पड़ती है मोहम्मद जलाल की तो देखता है कि बाहर रुखसाना की चप्पलें पड़ी हुई हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है और फिर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है मकान मालिक की आवाज़ आती है, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आना। फिर से दरवाज़ा खटखटाता है तो मकान मालिक दरवाज़ा खोलता है और तभी मकान मालिक की नज़र पड़ती है सामने मोहम्मद जलाल पर। मोहम्मद जलाल को जब इबादत खान देखता है तो वह चौंक जाता है। कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। अब मोहम्मद जलाल को शक पहले ही हो चुका था चप्पलों को देखकर। वह कहता है कि अंदर मेरी पत्नी होगी, उसे बाहर भेज दीजिए। मोहम्मद जलाल अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आती है। तब पत्नी कमरे में जाती है तो मोहम्मद जलाल कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम अंदर उसके साथ कमरे में क्या कर रही थी। तभी रुखसाना कहती है कि कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हुई थी, कुछ बातें हो रही थी। मोहम्मद जलाल सब कुछ समझ रहा था। वो अपनी पत्नी रुखसाना से कहता है देखो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। बंद कमरे में मकान मालिक के साथ तुम क्या कर रही थी। खैर उस दिन तो मोहम्मद जलाल उसे छोड़ देता है। फिर कई बार जब आता था चोरी चोरी छुपे छुपे अब उसका पता लगाने लगता है कि आखिर सच में ये दोनों करते क्या हैं। तो कई बार रंगे हाथ दोनों को पकड़ लेता है, आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेता है। देखने के बाद अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता है और फिर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत साथियों 5 मार्च को शाम को मोहम्मद जलाल इबादत खान को बाहर बुलाता है और कहता है कि आइए बाहर चलते हैं, पान खाकर आते हैं। रात हो चुकी थी। पान खाने के बहाने से लेकर जाता है। कहता है कि आज आइए शराब पीते हैं, मूड बनाते हैं। कई बोतलें शराब लेकर आता है और खुद भी पीता है और फिर इबादत खान को मकान मालिक को भी पिलाता है। जब मकान मालिक पूरे नशे में हो जाता है तो उसे वहाँ से कुछ दूरी पर लेकर जाता है, सुनसान जगह पर। रास्ते में देखता है कि कोई अभी भी आता जाता नहीं दिखाई दे रहा है तो फौरन ही एक ईंट उठाता है और उससे उसके सर पर जोरदार प्रहार कर देता है। इधर इबादत खान कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके सर से खून बहने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है।
बेहोश होकर गिर जाता है तो फिर मोहम्मद जलाल ईंट से कई बार वार करता है और उसके बाद ईंट वहाँ से कुछ दूरी पर फेंक देता है और उसको ऐसा सुला देता है कि मानो किसी ईंट पर गिरने से नशे में उसकी मौत हुई है। अब इधर रात हो जाती है, जब पत्नी घर नहीं लौटती है, पति घर नहीं लौटता है तो पत्नी परेशान होती है। तभी पुलिस को कहीं से खबर मिल जाती है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसकी गिरने से शायद मौत हुई है। लेकिन पत्नी को यकीन था कि उसका पति इतना नहीं पीता था कि उसकी गिरने से मौत हो जाए। वो 7 मार्च की सुबह पहुंचती है पुलिस स्टेशन और कहती है कि साहब, मेरा पति नशा करता था लेकिन इतना नहीं करता था कि वह गिरकर मर जाए। पक्का उसका किसी ने कत्ल किया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि वाकई में उसके सर पर जोरदार प्रहार किया गया था। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस उसके किराएदार को गिरफ्तार करती है, मोहम्मद जलाल को। और मोहम्मद जलाल को जब गिरफ्तार करती तो आसपास के लोग हैरान थे। खुद मकान मालिक की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर मोहम्मद जलाल को, जो कि काफ़ी अच्छा इंसान है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस को आखिर ऐसा क्या मिला है, क्या पता चला है। अब इधर पुलिस उसे लेकर जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पूछताछ करती है। पूछताछ करती है तो मोहम्मद जलाल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी रुखसाना के साथ मेरे मकान मालिक का नाजायज संबंध था। मैंने खुद कई बार देखा था और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि किसी को कुछ पता चले उससे पहले मैं इसको निपटा देता हूँ, यानी कि इसका कत्ल कर देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पुलिस को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि कत्ल मैंने ही किया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा। साहब, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी, मुझे पकड़ लेगी। इसलिए मैंने उसे शराब पिलाया और फिर ईंट से मारकर उसे घायल कर दिया और फिर वो मर गया तो मैं वहां से फरार हो गया। मुझे किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी। मैं बिल्कुल फ्री था कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरी पत्नी के साथ कोई भी नाजायज संबंध नहीं बना पाएगा। मकान मालिक को रास्ते से हटा दिया है और वह इस फिराक में था कि वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से गांव चला जाएगा। लेकिन साथियों, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मकान मालिक के जुर्म में, इबादत खान के जुर्म में, कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। और फिर यह घटना जब लोगों को पता चलती है, खुद मोहम्मद जलाल की पत्नी को पता चलती है, तो वह भी हैरान थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति मोहम्मद जलाल ऐसा भी कर सकता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।